गुड मॉर्निंग बच्चों। और क्या हाल है भैया? लेसन नंबर 8 स्टार्ट किया था अपन ने, और लेसन नंबर 8 जो है कोशिका, उसमें मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, फिर यूकैरियोटिक कोशिका में जंतु कोशिका और पादप कोशिका पढ़ा दिया भैया। अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका भी अभी तक के सारे वीडियो डल चुके, कल वाले भी डल गए, ठीक है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं भैया। आज कल पादप कोशिका जंतु कोशिका पढ़ी थी, आज दोनों में अंतर करेंगे भैया। तो देखो हम इस तरह से 3 कॉलम बना रहे हैं भैया, देखो ध्यान देना। एक तरफ लिखेंगे पादप कोशिका और एक तरफ लिखेंगे भैया जंतु कोशिका, और इनमें लक्षण बताएंगे भैया। यहाँ चलो दोनों को डायरेक्टली पढ़ लेते हैं भैया, कोई खाएगी लक्षण। अब ध्यान देना भैया, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, अपन यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं भैया। देखो ध्यान देना, यानी हमने पहले पढ़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका, फिर पढ़ी यूकैरियोटिक कोशिका, और यूकैरियोटिक कोशिका के 2 प्रकार हो गए भैया, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। कल दोनों के डायग्राम बनाए थे अपन ने, आज दोनों में अंतर करने जा रहे हैं। देखो पादप कोशिका जो होती है भैया, ध्यान देना, ये इनके स्वभाव की बात करें, स्वभाव, तो ये होती है स्वकोशी, ये होती है परपोषी। पादप कोशिका स्वकोशी और जंतु कोशिका परपोषी। यानी पादप कोशिका अपना भोजन स्वयं बनाती है, जंतु कोशिका नहीं बनाती है। तो यहाँ लिख देंगे भैया पहला पॉइंट, ये तो है भैया स्वपोषी और ये भैया परपोषी। भाई जंतु जो होते हैं ना, वो ले दे के पौधों के ऊपर ही डिपेंड है, अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। हमारे अंदर, जंतुओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, पौधों में तो होता है भैया। तो पहला स्वपोषी हो गया, दूसरा परपोषी। और यह जो होता है भैया, जो पादप कोशिका होती है, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो देखो यहाँ पर बता रहे भैया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया उपस्थित, और यहाँ लिख देंगे क्या, अनुपस्थित। अब पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है? यदि होता है तो उसका कारण क्या है भैया? क्योंकि पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। तो देखो यहाँ लिखेंगे भैया हरित लवक उपस्थित, कल बनाया है आपने दोनों के डायग्राम। और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित। देखो पादप कोशिका स्वपोषी है क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है और इसके लिए उसमें हरित लवक पाया जाता है। जंतु कोशिका परपोषी होती है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनुपस्थित और हरित लवक भी अनुपस्थित। अगला पॉइंट, पादप कोशिकाओं में बताओ भैया केंद्रक कहाँ था? केंद्रक परिधि की तरफ, एक तरफ होता है, तो यहाँ बताएंगे क्या, परिधि की ओर। केंद्रक था परिधि की ओर, यहाँ बताएंगे भैया केंद्रक जो था वो बीच में होता है, मध्य में। बताओ ऐसा क्यों था? इसमें तो परिधि की ओर, इसमें मध्य में क्यों था? क्योंकि इसमें बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। तो यहाँ लिख देंगे भैया क्या, रिक्तिका, रिक्तिका बड़ी होती है। और यहाँ क्या लिखेंगे भैया, रिक्तिका अनुपस्थित। रिक्तिका वैसे तो अनुपस्थित होती है, पर भैया कई बार ये छोटी होती है, यहाँ छोटी लिख देंगे भैया। वैसे तो अनुपस्थित है, यहाँ छोटी। अगला बताएंगे भैया इसके अंदर, देखो केंद्रक परिधि की ओर है, क्यों? क्योंकि रिक्तिका बड़ी है। यहाँ केंद्रक मध्य में, क्योंकि रिक्तिका अनुपस्थित है, यहाँ छोटी है। कोई दिक्कत है? अब यह अगला बताएंगे इसके अंदर, देखो ये रिक्तिका हो गई, ये बता दिया। अब पादप कोशिकाएं जो होती है उनका आकार जो होता है भैया आयताकार बहुकोणीय होता है, जबकि जंतु कोशिकाएं गोल होती है, अंडाकार होती है। तो इनका आकार कैसा होगा भैया? आकार होगा भैया इसके अंदर बहुकोणीय।
बहुकोणीय आकार होता है, बहुभुजाकार, और इसका आकार होता है भैया इसके अंदर गोल या अंडाकार। तो ये गोल या अंडाकार, सिंपल सिंपल से पॉइंट है। फिर बताएंगे भैया अगला पॉइंट, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज से बनी होती है, कवकों में काइटिन से। तो यहाँ लिख देंगे भैया कोशिका भित्ति उपस्थित, इधर लिखेंगे कोशिका भित्ति उपस्थित, तो यहाँ लिख देंगे भैया कोशिका भित्ति अनुपस्थित। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। और कोशिका भित्ति काहे की बनी है भैया? सेलुलोज की, पौधों में सेलुलोज की और कवकों में काइटिन की। अगला पॉइंट, कोशिका भित्ति होगी, रिक्तिका होगी, केंद्रक हो गया, अब हरित लवक भी हो गया भैया। अब बताएंगे भी इसके अंदर गोल्जी काय। अब भैया गोल्जी काय होता है पौधों में होता है अविकसित, पौधों में अविकसित, और इसका नाम है भैया डिक्टियोसोम। पौधों में अविकसित है और डिक्टियोसोम होता है भैया, इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। और जबकि जंतु कोशिकाओं में गोल्जिकाएं सुविकसित, ये गोल्जिकाएं सुविकसित है भैया। गोल्जिकाएं भी हो गया, पौधों में तो डिक्टियोसोम, और जंतुओं के अंदर क्या होता है भैया? गोल्जिकाएं सुविकसित। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बताएंगे भैया तारक काय। तारक काय को कहते हैं भैया सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम, इसमें लिखेंगे भैया अनुपस्थित, अनुपस्थित। पौधों में तारक काय नहीं होता है भैया, और यहाँ लिखेंगे भैया तारक काय उपस्थित, तारक काय उपस्थित। फिर बताएंगे भी इसके अंदर जो 10वां पॉइंट है भैया वो बताएंगे इसके अंदर। तारक काय हो गया भैया, तारक काय भी हो गया, नहीं तो ये तारक काय के बारे में था जो बता दिया। इसके बाद बताएंगे भैया इसके अंदर लाइसोसोम। अब देखो लाइसोसोम इधर अनुपस्थित, केवल लाइसोसोम जो होता है ना भैया वो केवल बीजों में पाता है या घटिया कोशिकाओं में पाता है पौधों के अंदर। और यहाँ पर बताएंगे भैया लाइसोसोम उपस्थित, यहाँ तो विकसित है भैया, लाइसोसोम विकसित। देख लो भैया 10 अंतर हो गए, 5 अंतर बोले तो 10 अंतर बता दिए। और भी अंतर है यार, और भी अंतर है। चलो एक अंतर और सुन लेते हैं भैया इसके अंदर। अब क्या अंतर है देखो ध्यान दे भैया, दो पादप कोशिकाएं जुड़ती हैं, दो पादप कोशिकाएं जुड़ेंगी तो उनके बीच का संबंध होता है प्लाज्मोडेस्मेटा, पर वो अलग से लिखवा दूंगा। 10 अंतर हो गए। और दो जंतु कोशिकाएं जुड़ेंगी, दो जंतु कोशिकाएं जुड़ेंगी तो उनके बीच का संबंध होता है डेस्मोसोम। तो चलो लिख ही देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, अंदर में नहीं आएगा, वो अलग से लिख देंगे अपन। चलो एक और लिखवा देना इसमें। अब संचित भोजन, अब यह पौधों में संचित भोजन होता है स्टार्च, और भैया जबकि जंतु कोशिकाओं में होता है ग्लाइकोजन, जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन। एक बार फिर सुन ले, देखे भैया ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताया भी हमने, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। फिर पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर हो गया ये। इधर भी एक लाइन, इधर पूरी सारणी बना दी भैया। तो भैया पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में ये अंतर हो गया भैया। एक बार देख लो भैया, कोई दिक्कत हो तो फिर बोल देता हूँ भैया, एक बार चले सुन ले भैया एक बार।
देखो कल पहले हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ा, कल पढ़ा यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका, यानी यूकैरियोटिक कोशिका के दो प्रकार होते हैं, पादप और जंतु। दोनों में अंतर करने जा रहे हैं, दोनों में अंतर। देखो पादप कोशिकाएं स्वपोषी होती है, जंतु कोशिकाएं परपोषी होती है। ये अपना भोजन स्वयं बनाती है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाती है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया उपस्थित, जबकि जंतुओं में अनुपस्थित। फिर बताया भैया पादप कोशिकाओं में हरित लवक उपस्थित। अरे प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो भैया क्या होगा, हरित लवक तो उपस्थित होगा ही सही। फिर यहाँ बताएंगे जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है। फिर बताएंगे भैया पादप कोशिका में कल परिधि की तरफ केंद्रक बनाया था। परिधि की तरफ क्यों बनाया था, क्योंकि रिक्तिका बड़ी थी। जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है, क्योंकि रिक्तिका एब्सेंट है या छोटी है, रिक्तिका एब्सेंट या छोटी होगी। फिर बताएंगे भैया पादप कोशिकाओं का आकार होता है बहुकोणीय, बहुभुजाकार। जंतु कोशिका होती है गोल या अंडाकार। कल देखो हमने पादप कोशिका ऐसी बनाई थी इस तरह से, ये बहुकोणीय, और जंतु कोशिका गोल अंडाकार बनाई थी। फिर बताया भैया पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज से बनी होती है, और यहाँ जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित। फिर बताया भैया पादप कोशिकाओं में गोल्जिकाएं अविकसित होता है, जिसे डिप्टियोसोम कहते हैं। जंतु कोशिकाओं में सुविकसित होता है, इसे गोल्जिकाएं कह रहे हैं भैया। या और नाम बोलूं, इसे डिप्टियोसोम कहते हैं, और इसका नाम है भैया लाइपोकॉन्ड्रियोन। ये लाइपोकॉन्ड्रियोन। फिर बताया गया जंतु पादप कोशिकाओं में तारकाएं अनुपस्थित है, जंतु कोशिकाओं में तारकाएं उपस्थित है। फिर बताया भी इसमें लाइसोसोम, पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम अनुपस्थित, केवल बीजों में और घटिया पौधों में पाया जाता है, और जबकि लाइसोम जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर पादप कोशिकाओं का संचित भोजन क्या है भैया, पौधों के अंदर संचित भोजन है स्टार्च, और हमारे जंतुओं के अंदर होता है ग्लाइकोजन। तो भैया ये हो गया क्या, ये हो गया भैया इसके अंदर पादप कोशिका जंतु कोशिका के अंदर अंतर हो गया भैया। देख लो कोई दिक्कत हो तो भैया, कोई दिक्कत हो देख लो, ये यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो देख लो। इसका ये स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से ले लेते हैं स्क्रीनशॉट तो अपन। कोई समस्या हो तो देखो भैया। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब यह पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर हो गए। एक बार भैया बोर्ड के, तुम्हारा भी बोर्ड होने वाला है, क्योंकि नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री ने घोषित कर दी, इस साल से होगी, तो तुम्हारा भी बोर्ड हो जाएगा, 11th बोर्ड। ठीक है, अच्छी तरह पढ़ना भैया हो। और भी तुम्हारे जो दोस्त है इधर उधर अटक गए हैं पढ़ने में, उनको भी बोलना भैया फालतू जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं नंबर तो आते ही नहीं, नंबर तो अपने ही आएंगे, अपने ही आते हैं। अभी तक 27 साल तो हो गए यार। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में भैया एक बार क्वेश्चन आया कि जंतु और पादप में अंतर। अभी तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताया हमने, और अब क्या है भैया पादप और जंतु में अंतर, तो वो बताने जा रहे हैं। देखो क्या, तो भैया पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर तो हो गया, लेकिन अब पढ़ेंगे पादप व जंतु में अंतर। तो देखिए ध्यान देना भैया, अब एक तरफ लिख रहे भैया पादप और एक तरफ लिख रहे भैया जंतु। एक तरफ तो है प्लांट और एक तरफ है भैया एनिमल। दोनों में अंतर पढ़ने जा रहे हैं भैया, ज्यादा अंतर नहीं, अपने 4 ही अंतर आते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका में भी 4 तो कंटेस्ट पर पूरे बोल दिए। अब देखो भैया पादप जो होते हैं ये होते हैं स्वपोषित, अभी भी बताया था, अब कोशिका नहीं पौधे। पादप जो होते हैं भैया स्वपोषित होते हैं, इन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते भैया, तो क्या लिखेंगे, जंतु जो होते हैं ये होते हैं भैया परपोषित। अब परपोषी नहीं, परपोषित यानी दूसरों पर डिपेंड, और इसको कहते हैं भैया हेटेरोट्रॉफ्स।
पादप जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जंतु नहीं बनाते। पौधे हो गए स्वपोषित, जंतु हो गए परपोषित। ये है भैया ऑटोट्रॉप्स, ये है हेटेरोट्रॉप्स, पहला अंतर। अब दूसरा देखे भैया, सभी, अब पहले पादप कोशिका में था प्रकाश संश्लेषण, तो पौधों में भी तो होता है, तो यहां लिखेंगे क्या भैया, सेकंड है प्रकाश संश्लेषण उपस्थित, प्रकाश संश्लेषण उपस्थित। और यहां बताएंगे क्या भैया, प्रकाश संश्लेषण अनुपस्थित। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे तो अनुपस्थिति लिखेंगे भैया। दूसरा अंतर हो गया भैया, कोई दिक्कत हो देख लो। तीसरा अंतर है भैया, इसके अंदर जो पौधे होते हैं भैया, इनके अंदर कोई समन्वयन तंत्र नहीं पाया जाता। समन्वय तंत्र यानी इनका नियंत्रण नहीं होता है भैया। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो पौधा तो वहीं खड़ा रहेगा, जंतु तो भाग जाएंगे, क्योंकि जंतुओं में गमन अंग है, उनका दिमाग चलता है, पौधों में दिमाग नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पादप में लिखेंगे भैया गमन अंग अनुपस्थित, गमन अंग अनुपस्थित, चलते नहीं है भैया, गमन अंग अनुपस्थित। केवल पौधों के युग्मकों में होता है गमन अंग, उसमें कशाभिकाएं पाई जाती है, बाकी पौधों में नहीं। आप देखो अधिकांश पौधे तो भैया जमीन में खड़े हैं, भाग ही नहीं पाते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आएंगी, सूखा पड़ेगा, भले जड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन भागेंगे नहीं, पैर ही नहीं है। तो यहाँ गमन अंग अनुपस्थित, और यहाँ लिखेंगे भैया गमन अंग उपस्थित, गमन अंग उपस्थित। अब बताओ पूरी पृथ्वी पर पौधे ज्यादा हैं या जंतु? भाई जंतु ही होंगे, पौधे तो क्या होगा भैया, वैसे दिखते तो पौधे ज्यादा हैं भैया, लेकिन भैया जंतु ज्यादा होते हैं, क्योंकि जंतु में गमन अंग पाए जाते हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति आते हैं जंतु भाग जाते हैं, अपना बचाव करते हैं, पौधे नहीं कर पाते। तो भैया देखो गमन अंग पौधों में अनुपस्थित है, जंतुओं में उपस्थित है। अगला बताएंगे भैया, अब जो इनका कंट्रोल करने के लिए तंत्रिका तंत्र, समन्वय तंत्र बोलते हैं उसको, समन्वयन, कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण तंत्र, वो भैया पौधों में नहीं है, जंतुओं में तो दिमाग है, वो तो भाग जाएंगे भैया दिमाग चला के, भाग पैरों का उपयोग करके। तो यहां बताएंगे भैया समन्वयन तंत्र यानी कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ये होता है भैया एब्सेंट, और यहां लिखेंगे भैया समन्वय तंत्र प्रेजेंट, समन्वय तंत्र प्रेजेंट। समन्वय तंत्र प्रेजेंट भैया, पौधों में समन्वय तंत्र नहीं होता है, यानी तंत्रिका तंत्र नहीं होगा, और जंतुओं में होता है भैया दिमाग। अगला है भैया इसके अंदर जितने भी पौधे होते हैं सब भोजन का संचय करते भी, पादप कोशिका बताई थी स्टार्च। तो भैया पौधों का संचित भोजन क्या है, पौधों का संचित भोजन है भैया स्टार्च, और भैया जंतुओं का संचित भोजन, यहां संचित भोजन लिखेंगे क्या, ग्लाइकोजन, इसमें भैया ग्लाइकोजन। देख लो कोई दिक्कत हो। इसके बाद भैया पौधे जो होते हैं इसमें उत्सर्जन तंत्र भी नहीं होता है भैया, उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित। अब इसमें भैया उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित है। अरे जब उत्सर्जन तंत्र नहीं होगा तो वो उत्सर्जित पदार्थों को शरीर में ही जमा कर लेते हैं, उत्सर्जन तंत्र नहीं है, पौधे कैसे निकालेंगे बताओ, जो उत्सर्जित पदार्थ जो एल्केलॉइड्स। और जबकि जंतुओं में क्या होगा भैया, उत्सर्जन तंत्र उपस्थित, उत्सर्जन तंत्र उपस्थित। देख लो भैया ये 5-6 अंतर हैं जो आपको याद करने हैं भैया, ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे भैया अपन। फिर सुन लो, देखो अभी तक आपने पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर पढ़ा। अब पादप और जंतु के अंदर एक प्लांट और एक एनिमल, पौधे जो होते हैं स्वपोषित होते हैं ऑटोट्रॉप्स, और जंतु होते हैं परपोषित हेटेरोट्रॉप्स।
पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु परपोषित है तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे। प्रकाश संश्लेषण अनुपस्थित। फिर बताइए पौधों में गमन अंग अनुपस्थित है, जंतुओं में उपस्थित है। ये ऐसा लक्षण है जिसके आधार पर एक क्वेश्चन आ सकता है। यदि आपका बोर्ड का पेपर होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वी पर पौधे ज्यादा हैं या जंतु, समझाइए। तो पृथ्वी पर भैया जंतु ज्यादा हैं क्योंकि उनमें गमन अंग होते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना स्थान छोड़ के चले जाते हैं। दूसरा भैया जंतु के अंदर समन्वय तंत्र, तंत्रिका तंत्र होता है। समन्वय का अर्थ है तंत्रिका तंत्र, पौधों में नहीं होता है भैया। फिर पौधों का संचित भोजन है स्टार्च और जंतुओं का है ग्लाइकोजन। फिर पौधों के अंदर उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित है भैया, पौधों में उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित, जंतुओं में तो है। जंतु तो उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकालते हैं, जैसे अपन यूरिया निकालते हैं, पर पौधे यदि यूरिया बनाते भी होते तो भी अंदर जमा रहते। तो ये 5 अंतर है भैया, नोट कर लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ले लिया स्क्रीनशॉट? चले ध्यान देना भैया। इसके बाद देखो पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर हो गया। फिर भैया उसके बाद में पादप और जंतु में अंतर हो गया। अब अगला देखें भैया, अब ध्यान देना भैया। पहले एक नोट लगवा रहा हूं, एक नोट देखो। नोट क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है भैया। नोट ये है, इसमें पृथ्वी पर पौधे अधिक पाए जाते हैं, वही वाला क्वेश्चन। पृथ्वी पर पौधे अधिक पाए, पौधे नहीं जंतु अधिक पाए जाते हैं क्योंकि उनमें गमन अंग होता है और साथ में समन्वय तंत्र होता है और वो प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह चल जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे भैया, पृथ्वी पर पौधों की अपेक्षा जंतु अधिक संख्या में पाए जाते। तो भैया पृथ्वी पर पौधों की अपेक्षा जंतु अधिक संख्या में पाए जाते क्योंकि जंतुओं में गमन अंग व समन्वय तंत्र, समन्वय तंत्र का अर्थ भैया तंत्रिका तंत्र, पाए जाते। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो इसको क्वेश्चन ऑब्लिक आंसर भी लिख दें। पृथ्वी पर पौधों की अपेक्षा जंतु अधिक पाए जाते हैं क्योंकि जंतुओं में गमन अंग और समन्वय तंत्र यानी कि तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं और वे प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना आवास, जो जहाँ रहते हैं भैया, अपना आवास छोड़कर अन्य स्थानों पर चले जाते। तो भैया जंतु जाते इसलिए जंतुओं की संख्या ज्यादा है। अरे बहुत सिंपल है। अगला देखो, एक नोट और बता रहा हूं भैया, सुन लेना देखो ध्यान से। अब देखो अगला नोट भी यहाँ पर इसके अंदर कि इसमें देखो दो पादप कोशिकाओं के बीच का संबंध, दो पादप कोशिकाएं जुड़ती है तो उनके बीच का संबंध, दो पादप कोशिकाओं के बीच का संबंध यानी दो पादप कोशिकाएं जुड़ेंगी तो बीच का संबंध बता रहे भैया। इसका नाम है भैया प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा या इसको कहते हैं जीव द्रव्य तंतु। दो पादप कोशिकाओं के बीच का संबंध है प्लाज्मोडेस्मेटा। देखो भैया दो पादप कोशिकाएं, एक तो ये बताई, एक उससे जुड़ी हुई पाई गई भी है इस तरह से,
ये जुड़ी हुई पाएगी। अब दो पादप कोशिकाएं आपस में जुड़ेंगी तो बीच में एक भैया संबंध होगा। इसी संबंध का देखो एक कोशिका ऊपर और जोड़ दी। अब दो कोशिकाओं के बीच का संबंध क्या, देखो इधर भी बना दिया, इधर भी बना दिया। दो पादप कोशिकाएं आपस में कैसे जुड़ती भी है, ये वाले क्या है भैया, प्लाज्मोडेस्मेटा। फिर बताएंगे भी इसके अंदर दो जंतु कोशिकाओं के बीच का संबंध, दो जंतु कोशिकाओं के बीच का संबंध ये कहलाता है भैया डेस्मोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, तीनों पॉइंट खास हो गए, एक में तो दो लिख दिए एक साथ। देखो पृथ्वी पर पौधों की अपेक्षा जंतु अधिक संख्या में पाए जाते हैं क्योंकि जंतुओं में गमनांग व समन्वय तंत्र या तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना आवाज छोड़ करके अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। लिखा भी है इसमें। फिर दो पादप कोशिकाओं के बीच का संबंध प्लाज्मोडेस्मेटा, दो जंतु कोशिकाओं के बीच का संबंध डेस्मोसोम। देख लो भैया, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो भैया ये हो गया यहाँ पर इसमें पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। कल वाले नोट्स आज भेजेंगे, वीडियो तो मैंने भेज ही दिया है भैया, आज का वीडियो केवल, बाकी सारे वीडियो हो गए और नोट्स आज भेजेंगे, कल वाले आज वाले। भाई कल वाले में तो क्या पढ़ाया था, पादप कोशिका जंतु कोशिका ही पढ़ाई थी, तो उनके चित्र ही आएंगे बड़े। तो भैया ये भी हो गया, ये भी पूरा हो गया इसके अंदर। अब पढ़ेंगे भैया इसके अंदर एक एक करके टॉपिक आते जाएंगे भैया। भैया जो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हालांकि एक टॉपिक मुझे यहाँ और पढ़ाना चाहिए था, प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु पढ़ा, यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ ली, दोनों में अंतर भी तो लिख सकते हैं। उसके लिए पहली शर्त है आप प्रोकैरियोटिक कोशिका, अभी तक जितने वीडियो थे ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु वाली और यूकैरियोटिक कोशिका कल वाला टॉपिक, दोनों को अच्छी तरह से पढ़ ले, उनमें अंतर भी आएंगे। तो उसमें भी हमारे को 5-7 अंतर तो लिखने ही है, 5-7 अंतर तो लिखेंगे तो। लेकिन उसके पहले जो है आप पहले वो पढ़ाएं, चलो ध्यान दे, चलो वो पढ़ा देता हमारे, मेरे कह रहे हैं। आपने दो कोशिकाएं पढ़ी है भैया, एक पढ़ी है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी पढ़ी है भैया यूकैरियोटिक कोशिका। बच्चे इतने तत्पर है कि बोले सर ये पढ़ा दो, हाथ खड़ा कर रहे, बताओ। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब भैया यहाँ तो अपन पहले लक्षण लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे भैया, एक तरफ लिखेंगे लक्षण, एक तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक तरफ यूकैरियोटिक कोशिका भैया। देखो लाइन ही टेढ़ी जा रही, बताओ। अब यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का नाम क्या है भैया, इसका नाम है असीम केंद्री। या चलो यहाँ लिख देता हूँ आगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ने जा रहे हैं भैया। पढ़ तो दिए भैया, कल वाला वीडियो भी भेज दिया था, पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ ली, अब दोनों में अंतर कर ले। देखो आज मैंने आपको पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर बताया, पादप और जंतु में अंतर बताया, फिर एक क्वेश्चन बताया पृथ्वी पर जंतुओं की संख्या अधिक है क्यों, फिर दो पादप कोशिकाओं के बीच का संबंध प्लाज्मोडेस्मेटा, जंतु कोशिकाओं के बीच का संबंध डेस्मोसोम। अब यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। पहला बता रहा हूं भैया इनका अन्य नाम। अब अन्य नाम भैया, प्रोकैरियोटिक को क्या कहते हैं भैया, असीम केंद्री। पढ़ा है क्या असीम केंद्री? अरे जिसमें केंद्रक की सीमाएं नहीं है, केंद्रक फैला हुआ है पूरे में, केंद्रक सीमित नहीं है, बीच में पूरा कोशिका द्रव में फैला है। और यहाँ बताएंगे भैया यूकैरियोटिक, इसका नाम है भैया ससीम केंद्री।
ये ससीम केंद्री। फिर भैया दूसरा बता रहे हैं इसके अंदर भैया केंद्रक। केंद्रक, अब देखो केंद्रक में क्या बताएंगे भैया इसके अंदर, तो इसको कहते हैं भैया केंद्रकाभ, जो एक तरह का आद्य केंद्र के आद्य यानी गटिया। और इधर है भैया सुविकसित केंद्रक, सुविकसित केंद्र के भैया। इधर आद्य केंद्र के भैया, केंद्रक विकसित नहीं है। अरे केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं है, यहां पर है, तो सुविकसित केंद्रक हुआ भी है ये वाला। और देख ले भैया इसके अंदर क्या क्या बताते जा रहे हैं, देखो इसके अंदर फिर बता रहे भैया केंद्रक भी हो गया। केंद्रक के बाद इधर बताएंगे क्या, झिल्ली युक्त कोशिकांग। झिल्ली युक्त कोशिकांग, अब झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से थे भैया इसके अंदर, यहाँ नाम बोलेंगे भैया माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, बताते जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक भैया। इसके बाद है भैया अंतःप्रदवी जालिका, जिसका शॉर्ट में नाम क्या रखा था, ER, ये अंतःप्रदवी जालिका। इसके बाद भैया इसमें बोलेंगे भैया लवक, इसके बाद बोलेंगे भैया गोल्जी काय। और बताओ, इसके बाद बोल देंगे भैया इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतःप्रदवी जालिका, लवक, गोल्जी काय। अरे सारे पढ़े आपने, ये तो मेन तो यही है, माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, अंतःप्रदवी जालिका है, लवक है, गोल्जी काय। भैया ये जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, पहले से केंद्रक गटिया है, फिर ये झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं भैया, ये सारे के सारे जो होते हैं ये एब्सेंट। भैया ये कोशिका है मजाक है, केंद्रक भी नहीं है। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतःप्रदवी जालिका, लवक और गोल्जी, इसमें ये इसमें लाइसोसोम बोलेंगे लवक की जगह। बताओ ये सारे के सारे एब्सेंट। और यहां क्या लिखेंगे भैया, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतःप्रदवी जालिका, लाइसोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी काय। भैया ये सारे उपस्थित हैं, ये सारे क्या हैं भैया, ये हैं उपस्थित। देख लो कोई समस्या हो भैया, तो देखो यहां बताया भैया, देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका का अन्य नाम क्या है भैया, असीम केंद्री, इधर ये ससीम केंद्री। फिर बताया भैया केंद्रक के स्थान पे क्या है, केंद्रकाभ, आद्य केंद्रक, इधर सुविकसित केंद्रक। अरे प्रो का अर्थ है आद्य, कैरियोटिक का अर्थ केंद्रक, यू का अर्थ है विकसित, कैरियोटिक का अर्थ है केंद्रक। फिर बताया भैया इसके अंदर केंद्रकाभ, इधर सुविकसित केंद्रक। फिर बताया भैया झिल्ली युक्त कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतःप्रदवी जालिका, लाइसोसोम, गोल्जी काय, सब एब्सेंट है, और जबकि यहां पर सारे प्रेजेंट है। सारे प्रेजेंट है भैया, देख लो कोई समस्या हो। 40 मिनट का समय हो गया है भैया, एक बार दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं अपन। दोबारा चालू करना है। इसको क्या करना, पास कराए, बंद कर दिया। तो वही अंतर पढ़ रहे हैं भैया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ रहे हैं अपन। कोई दिक्कत है क्या भैया?
भैया ये बताया था प्रोकैरियोटिक में ये 3 अंतर हुए थे। बच्चे पता है क्या करते हैं, वहां 4 अंतर लिखे हैं, यहाँ लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, लिखेंगे इधर उपस्थित, इधर हरित लवक एब्सेंट, इधर प्रेजेंट, अंतर्वृत्त जालिका एब्सेंट, इधर प्रेजेंट। अरे सारे ही तो एब्सेंट है, इधर सारे प्रेजेंट है भैया। ये सुविकसित अपनी कोशिका, पौधों की कोशिका, और ये क्या है, टन गोपाल भैया। अरे कुछ है ही नहीं, केंद्रक भी नहीं है और ये सारे भी नहीं है, कोई दिक्कत हो देख लो। इसके बाद भैया देखो चौथा पॉइंट, अपन चाहे तो इनको भैया देखो, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ऐसे करते हुए तो अपन 15 अंतर बोल दें, पर अपने को तो 10 ही बोलने, ठीक है। अगला है भैया इसके अंदर कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति देखो, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति बनी होती है भैया पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसमें बनी है भैया पेप्टाइडोग्लाइकेन, पढ़ा है पेप्टाइडोग्लाइकेन, या म्यूरिन से बनी, पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन से बनी। और इधर बताएंगे भैया कैसे, पौधों में तो सेलुलोज, कवकों में काइटिन और जंतुओं में एब्सेंट। तो यहां बताएंगे क्या भैया, पौधों में सेलुलोज, कवकों में काइटिन व जंतुओं में, देखो पौधों में तो सेलुलोज, वो कवकों में काइटिन से बनी, और जंतुओं में अनुपस्थित, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती भैया। तो भैया देखो ये चौथा अंतर हो गया, चौथा अंतर हो गया। देखो पहले क्या था, प्रोकैरियोटिक का अन्य नाम असीम केंद्री, यूकैरियोटिक का अन्य नाम है ससीम केंद्री। फिर केंद्रक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का भी आद्य केंद्रक, और यहाँ बताएंगे सुविकसित केंद्रक। फिर बताएंगे झिल्ली युक्त कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतर्वृत्त जालिका, लाइसोसोम, गोल्जी का, ये सब एब्सेंट, इधर सब प्रेजेंट है। फिर कोशिका भित्ति भैया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन से बनी है, और पौधों में सेलुलोज, कवकों में काइटिन से, जंतुओं में एब्सेंट। कोशिका भित्ति में भी अंतर हो गया। अरे आपने पहले प्रोकैरियोटिक पढ़ी थी, कल आपने यूकैरियोटिक तो कल एक दिन पढ़ी है, यूकैरियोटिक तो अब विस्तार होना है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग, हरित लवक अलग, सब में एक एक दिन लगता जाएगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पूरा एक दिन में पढ़ेंगे। चले जाने भैया। अब अगला पॉइंट, अब भैया संचित भोजन। अब देखो संचित भोजन क्या है भैया। अब संचित भोजन भैया, जो जीवाणु, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इनमें साइनोफाइसियन स्टार्च, इसमें जो होता है भैया उसका नाम है भैया साइनोफाइसियन स्टार्च। और इधर क्या लिखेंगे भैया, पौधों में, आपने पढ़ा है भाई, पौधों में तो स्टार्च, जंतुओं में ग्लाइकोजन, यही तो होता है। तो यहां बताएंगे क्या, पौधों में स्टार्च, जंतुओं में ग्लाइकोजन, ये संचित भोजन है भैया। देखो इधर तो जीवाणु, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है, साइनोफाइसिन स्टार्च, और इधर क्या है भैया, यूकैरियोटिक में पौधों में स्टार्च और जंतुओं में ग्लाइकोजन। अरे यूकैरियोटिक में तो पादप और जंतु दोनों ही आते, दोनों बोलने पड़ेंगे। कोई दिक्कत भैया हो, दिक्कत तो नहीं है ना भैया। चले इस ध्यान दे भैया। अगला पॉइंट, अगला है भैया राइबोसोम। राइबोसोम देखो, राइबोसोम इधर होता है 70S, 70S बताया था ना भैया, एक अपकेंद्रण यंत्र होता है, अपकेंद्रण मिक्सी वाला, जिसमें राइबोसोम गोल गोल घूम के 70 चक्कर लगा के नीचे बैठ जाएगा। और यहाँ जो होता है भैया, इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में होता है भैया 80S। राइबोसोम देखो क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S, यूकैरियोटिक कोशिका में 80S। प्रोकैरियोटिक कोशिका का राइबोसोम 70 चक्कर लगाने के बाद नीचे बैठेगा, और यूकैरियोटिक कोशिका का राइबोसोम 80 चक्कर लगाने के बाद नीचे बैठेगा।
फिर ये जो 70 ऐसे भी है, इसके दो भाग हैं, दो, एक 30s एक 50s, इसके भी दो भाग है भैया, एक है 40s और एक है 60s। अब यूं मत सोचना भैया गिनती नहीं आती, अरे गिनती तो आती है, पर भैया देखो क्या है, 50 वाले के दो भाग हैं, 30 और 50, मतलब 70 वाले के दो भाग हैं 30 और 50। अब देखो इस 30 वाला जो होगा 30 चक्कर लगाता है, नीचे बैठ जाएगा, 50 वाला 50 चक्कर लगा के नीचे बैठ जाएगा। पर जब इन दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो भैया ये 80 नहीं 70 चक्कर लगा के नीचे बैठेंगे। और यूकेरियोटिक कोशिका में 80s वाले राइबोसोम में 80 चक्कर लगा के नीचे बैठते हैं। इसके दो भाग हैं 40s। अब देखो 40s है तो क्या होगा, 40 चक्कर लगा के नीचे बैठेगा, 60s है तो 60 चक्कर लगा के नीचे बैठेगा। पर जब दोनों को जोड़ दें, इन दोनों 60 और 40 को जोड़ देंगे तो ये 100 चक्कर नहीं, 100 की जगह 80 चक्कर लगा के ही नीचे बैठ जाएंगे। तो भैया ये बताए, यानी इसकी ये दोनों क्या है, ये है भैया उप इकाई। तो ये भी दोनों क्या है भैया, उप इकाई। कोई पूछे भैया राइबोसोम कौन सा, प्रोकैरियोटिक में 70s, यूकेरियोटिक में 80s। 70 वाले की दो उप इकाइयां बताओ, 30 और 50। 80 वाले की दो उप इकाइयां बताओ, 40 और 60। 40 वाला 40 चक्कर लगाएगा, 60 वाला 60 चक्कर लगा के नीचे जाएगा, बैठेगा, अवसादन करेगा। दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या होगा, 100 की जगह 80 चक्कर, और इधर 30 और 50, 80 की जगह कितने, 70 चक्र। ये राइबोसोम भी हो गया, नजर दौड़ाते जाओ भैया, राइबोसोम भी हो गया। अगला पॉइंट इधर बताएंगे भैया, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें सबसे बाहर की ओर मैंने ग्लाइकोकेलिक्स आवरण बताया था, ग्लाइकोकेलिक्स। तो देखो यहां बताएंगे भैया ग्लाइकोकेलिक्स आवरण, ग्लाइकोकेलिक्स आवरण। भैया इधर तो क्या है भैया, इधर तो है उपस्थित और इधर है भैया अनुपस्थित। इधर अनुपस्थित है, देखो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। 7 अंतर बोल चुके हैं। कोई समस्या हो तो देख लो भैया, 7 अंतर हो गए बड़े। 7 अंतर होने के बाद भैया देखो अब अगली चीज क्या है, एक ही देखो जानना भैया, देखो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा था, सब एब्सेंट है, इधर एब्सेंट है, प्रेजेंट। ऐसा कोशिकांग बताओ जो इधर भी हो इधर भी हो, ऐसा कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक में हो यूकेरियोटिक में हो, वो कौन है भैया, राइबोसोम। ये राइबोसोम दोनों में होता है, आता है ये भी। इसके बाद भैया 8वां अंतर, यहाँ चलो इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं, पहले 7 है, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो। भाई 7 अंतर हो गए, कोई दिक्कत है क्या भैया, 7 अंतर हो गए, कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं भैया। पूछना क्या होता है, वार्ड सब पूछने कर देते नहीं कि भैया आप हाथ खड़ा कर दें ऐसे, वो तो मुझे दिखते हैं उसके हाथ खड़ा हुए, ताकि मुझे पता चलता रहता है भैया कितने बच्चे जुड़ रहे हैं, क्या है। कुछ लापरवाह है, कुछ रोते रोते बाद में आएंगे, जब अपने मेन में लेसन हो जाएंगे फिर सोचेंगे यार कोशिका, बिना कोशिका के तो पत्ता भी नहीं हिलता है। वीडियो में तो खैर दे ही रहे भाई, ऐसे तो अपने वीडियो तो कम से कम जो है 40-42 बच्चे देख रहे हैं अभी, और ऐसे जुड़ने में देखो आप जूम पे कभी 20, कभी 15, कभी 23-24 हो जाते हैं। वो बाद में एहसास होगा जब पता चलेगा ना भैया, इस बार कोरोना काल की वजह से डॉक्टरों की वैकेंसी इतनी बढ़ गई और इंजीनियरों के जॉब निकल गए, तब पता चलेगा उनको बायोलॉजी पहले पढ़ेंगे। वो समय बलवान है, लेकिन बाद में वाले रोते रहेंगे।
अभी तुम्हारे बोर्ड हो जाएगा तो क्या है, फिर भागे भागे बोले सर रिवीजन कराओ, वही प्रॉब्लम चलती रहेगी आगे देखो। लेकिन जो अभी पढ़ रहे हैं भैया फायदे का सौदा है, बहुत बहुत फायदे में। अब कई बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी आ रहे हैं, अभी तक तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन अब पहले 3-4 वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा इंग्लिश मीडियम के, उसके बाद में फिर उनके, क्योंकि वो क्या है कभी 4 आ गए, कभी 2 आ गए, कभी 5 आ गए, हालांकि होने में तो वो भी 30-40 हुए थे। अब देखें भैया इसमें ये 7 अंतर हो गए भैया, 7 अंतर। अब इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। देखो फोटो खींच ही लिया था, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया था भैया, ऐसा नहीं कि फोटो मैं यूं कह रहा हूं मेरा फोटो खींचो, वो गाना था ना खींच मेरी फोटो, उसकी बात नहीं कर रहे भैया अपन। देखो ये मैंने 7 अंतर पढ़ा दिए भैया, 7 अंतर। अब देखो भैया इसके अंदर 8वां अंतर, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था भी उमेद गौतम ने, उसने नोट्स अच्छी तरह से पढ़ लिए भैया। उसने बोला सर जीवाणु में आपने कशाभिका में लिखा है 0+1, क्या होता है, क्या होता है समझेंगे आज। 7 अंतर हो गए थे भैया। अगला पॉइंट है 8वां अंतर है भैया कशाभिका। कशाभिका यानी कि फ्लैजिला। अब देखो क्या होता है, यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका, आपको याद है जीवाणु ऐसा बनाया था, ये जीवाणु बनाया था, आगे ये आधारीकरण, ये होक और ये ऐसा बनाया था। यदि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की कशाभिका है और एक अपनी कोशिका, देखो ये अपनी कोशिका, ये देखो अपनी कोशिका यानी कि एक मैं ना आपको बना के बता रहा हूं भैया, ये युगलिना का चित्र, युगलिना एक जानवर होता है उसका चित्र, ऊपर ये कशाभिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कशाभिका है, यदि मैं इसको काटता हूं, देखो ये यूकैरियोटिक कोशिका की कशाभिका युगलिना, युगलिना प्रोटोजोआ का प्राणी है और उसमें ये कशाभिका, इसको यदि काटता हूं तो ये मुझे गोल दिखाई देता है भैया, गोल दिखाई देगा। और भैया इसके अंदर क्या होता है, परिधि पर देखो, परिधि बता रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बीच में 2। परिधि पर कितने तंतु है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो है परिधीय तंतु। देखो 9 कौन से हैं, ये परिधीय तंतु, और 2 है भैया 2 केंद्रीय। ऐसी व्यवस्था का नाम है 9+2 व्यवस्था, 9+2। अरे भैया कशाभिका को काटा गया, कशाभिका को काटेंगे। हमारी वाली यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक में एक उदाहरण ले रहे हैं युगलिना, पैरामीशियम, जब इसकी कशाभिका को काटेंगे तो बताओ कौन सी व्यवस्था है, 9+2, 9+2, 9 परिधीय तंतु और 2 बीच में। और यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कशाभिका काटे तो भैया इसमें क्या होगा, परिधि पर कोई तंतु ही नहीं है, बीच में एक है, तो क्या कहोगे, परिधि वाले तो 0, केंद्र में 1। समझ में आ रहा है क्या भैया। यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कशाभिका देखोगे तो क्या लिखेंगे भैया इसमें, 0+1 व्यवस्था। 0+1 व्यवस्था का अर्थ क्या है, परिधि पर 0 कोई तंतु नहीं है, केंद्र में 1। और यहां बता रहे यूकैरियोटिक कोशिका में क्या बताएंगे भैया, 9+2 व्यवस्था, 9+2 व्यवस्था में। और 9+2 का अर्थ क्या है ना, याद रहेगा ना भैया, 9 परिधीय तंतु, 9 परिधीय तंतु व 2 है भैया केंद्रीय तंतु। देखो 9+2 का अर्थ क्या है, 9 परिधीय और 2 बीच में। और 0+1 है तो इसका अर्थ क्या है, बाहर परिधि पर तो 0 और केंद्र में 1। उमेद गौतम का क्वेश्चन था ये, तो मैंने कहा चलो क्लास में बताएंगे, अभी बता दिया भैया आपको। अब भैया देखो ये हो गया भैया इसके अंदर 8वां अंतर, 8वां अंतर हो गया है, कोई दिक्कत है क्या भैया, 8 अंतर। अब 9वां अंतर देखें भैया,
9वें अंतर में बता रहे भैया जनन। जनन को कहते हैं भैया रिप्रोडक्शन। जनन को रिप्रोडक्शन कहते हैं भैया। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन के स्थान पर लैंगिक पुनर्योजन होता है। लैंगिक जनन के स्थान पर लैंगिक पुनर्योजन। देखो जनन वो होता है जिसमें संख्या बढ़ती है, तो यहां बताएंगे क्या होगा। लैंगिक जनन के स्थान पर लैंगिक जनन के स्थान पर लैंगिक पुनर्योजन होता है। पुनर्योजन होता है। और भैया इधर यूकेरियोटिक कोशिका में वास्तविक लैंगिक जनन होता है। वास्तविक लैंगिक जनन होता है। देखो यदि जनन हो रहा है तो संख्या बढ़ेगी, जिसमें लिंग काम में आ रहे हैं लैंगिक, अरे मैथुन काम में आ रहे लैंगिक, और जनन यानी संख्या बढ़ती है। पर इसमें क्या होता है भैया, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका घटिया है यार, काय का जनन। अरे दो जीवाणु पास में आए, दो जीवाणु पास में आए, देखो पास में आगे भी देखो इस तरह से, ये दो जीवाणु पास में आ गए, उनके बीच में एक नलिका बनी, ऐसा लग रहा था भैया कुछ कर रहे हैं। अरे संयुग्मन, दो नलिका बन गई, इसका डीएनए निकल करके इसमें आ गया। तो भैया इसका डीएनए निकल के इसमें आ गया, तो ये वाला तो खुश हो गया भैया, एक नया लक्षण तो आ गया। लेकिन इस जीवाणु का जो डीएनए चला गया, ये जीवाणु मर गया। डीएनए जाने के बाद क्या काय के लक्षण, मर जाएगा। बताओ संख्या बढ़ी या घटी? संख्या घट गई ना। इधर देखो भैया दो की जगह एक जीवाणु रह गया, केवल एक का डीएनए निकल के दूसरे में गया है। जब केवल डीएनए निकल के दूसरे में जाता है तो लैंगिक पुनर्योजन, संख्या नहीं बढ़ेगी। संख्या भैया नहीं बढ़ेगी। इस वाले में तो क्या होगा, लैंगिक जनन के स्थान पर लैंगिक पुनर्योजन। और ये भी क्या होता है भैया, देखो इसके नाम बता रहे भैया, संयुग्मन, दूसरा है भैया स्थानांतरण, और तीसरा है पारक्रमण। इसके तीन प्रकार हैं, देखो इस तरह से तीन तरह की विधियाएं लैंगिक पुनर्योजन। पर भैया तीनों में आपस में ऐसे लगेगा कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, धोखा है धोखा। इसमें संख्या नहीं बढ़ेगी, तभी तो लैंगिक जनन नहीं, पुनर्योजन। और इसमें क्या होगा, वास्तविक लैंगिक जनन। भाई दो जीव आएंगे तो भैया वो आपस में आके कुछ करेंगे, मैथुन करेंगे, तो संतानें पैदा होंगी, संख्या बढ़ेगी। तो संख्या बढ़ रही है तो लैंगिक जनन, संख्या नहीं बढ़ रही है तो भैया क्या है, लैंगिक पुनर्योजन। उसके भी तीन प्रकार बताए, संयुग्मन, स्थानांतरण, पारक्रमण। तीनों में क्या होता है एक लेसन में आएगा आगे। तो देखो भैया 9 अंतर हो गए, कोई दिक्कत हो देख लो, 9 अंतर हो चुके। टाइम ज्यादा हो गया कि भैया? अरे बहुत सिंपल बता रहे हैं भैया, ये 9+2 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में चल रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट सब वेरी इंपॉर्टेंट में चल रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते भैया कोई इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। अब ध्यान दे भैया आगे, अगला है भैया इसके अंदर गुणसूत्री प्रोटीन। अब भैया इसमें गुणसूत्र के साथ में प्रोटीन होगा। देखो गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए, डीएनए होता है ऋण आवेशित। गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए, और डीएनए होता है ऋण आवेशित। उस ऋण आवेशित डीएनए को उदासीन करने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो देखो यहाँ क्या होगा भैया, यहाँ लिखेंगे क्या, डीएनए के ऋणावेश को उदासीन करने के लिए, भैया गुणसूत्र में प्रोटीन का काम क्या है, डीएनए के ऋणावेश को उदासीन करना। इसके लिए भैया यहां पाया जाता है पॉलीएमीन प्रोटीन। पॉलीएमीन प्रोटीन
देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र, उसमें डीएनए के ऋणावेश को उदासीन करने के लिए कौन सा प्रोटीन है भैया? पॉलीएमीन। इसके भी दो उदाहरण है, स्पर्मेडिन्स और कैडेवेरिन्स। ये दो नाम याद करने भैया। और जबकि यूकेरियोटिक कोशिका अपनी वाली है, मेरे अंदर आपके अंदर गुणसूत्र के डीएनए में कौन सा आवेश है? ऋणावेश, उदासीन करने के लिए यहां पाया जाता है भैया हिस्टोन प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो तीनों पॉइंट लिखे ना, तीनों खास है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कशाविका में 0+1 व्यवस्था। 0+1 का अर्थ क्या है? परिधि पर 0, केंद्र में 1। इधर 9+2, 9 परिधि पर, 2 केंद्र में। फिर इधर बताया भैया जनन। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लैंगिक जनन के स्थान पर लैंगिक पुनर्योजन होता है, और जबकि यहाँ पर वास्तविक लैंगिक जनन होता है। इधर संख्या बढ़ेगी, उधर लक्षण बदलेगा, पर संख्या नहीं बढ़ेगी। इधर भैया देखो गुणसूत्री प्रोटीन डीएनए के ऋणावेश को उदासीन करने के लिए काम बता दिया भैया। बताओ प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा? पॉलीएमीन। उसके भी दो उदाहरण है भैया, ये उदाहरण स्पर्मेडिन्स और कैडेवेरिन्स, और इधर हिस्टोन प्रोटीन। इतना याद करो यार भैया, शेष पढ़ेंगे कल। आज के लिए बहुत है, धन्यवाद।